हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 25 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। इसका पीडीएफ अवेलेबल है विद नोट्स एमसीक्यू के रूप में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आएगा वहाँ से ले सकते हैं फ्री में। पहला क्वेश्चन लेते हैं। कोविड-19 महामारी के बीच भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स ने मेक इन इंडिया के तहत किन रक्षा अधिग्रहण को रोकने का फैसला किया है? आंसर होगा डी यानी उपरोक्त सभी। कौन कौन से हैं? हॉक प्लेन है जो ट्रेनर विमान था, पिलाट्स बेसिक ट्रेनर विमान और जगुआर लड़ाकू विमानों के लिए जो अमेरिका से इंजन आना था उन सबको रोक दिया गया। ऐलान किसने किया? तो वायुसेना चीफ हैं RKS भदौरिया, तो उन्होंने ही किया है। अच्छा, इन सब की लागत करीब करीब 8,000 करोड़ रुपए थी। 20 हॉक प्लेन आने थे ब्रिटेन से, 38 पिलाट्स बेसिक ट्रेनर प्लेन आने थे स्विट्जरलैंड से, ओके, और 30 जगुआर विमानों के लिए इंजन आना था, तो उन सबको फिलहाल रोक दिया गया है। कुछ चीज़ें इंडिया में ही बनाई जाएंगी, जैसे HAL ने कुछ जो ट्रेनर विमान है, ट्रेनर प्लेन है, उनका फाइनल डिज़ाइन वगैरह कर लिया है, बना भी लिया, लास्ट स्टेज में है, तो उसके थ्रू वो काम होगा, उसको और उसके काम को तेज किया जाएगा। तो ये योजना बन रही है। देखिए, अभी हम लोग देख रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और इंडिया की बहुत ही स्थिति ठीक नहीं है। RBI गवर्नर ने भी कह दिया था कि नेगेटिव ग्रोथ रेट होगा, तो सरकार एक तरह से अलग अलग मौके पर अलग अलग चीज़ों पर खर्चे कम करने की कोशिश कर रही है इसके थ्रू। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए और आपके एग्जामिनेशन के लिए भी। OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में भारत पर इस्लामोफोबिया के पाकिस्तान के आरोपों का किस देश ने बचाव किया है? इसका आंसर होगा मालदीव। ओके, मालदीव ने ये बचाव किया है। दरअसल हुआ ये था कि 22 मई को अभी हाल ही में IOC की वर्चुअल मीटिंग हो रही थी और इसमें 57 मेंबर कंट्री जो OIC के हैं उनके जो संयुक्त राष्ट्र में जो प्रतिनिधि हैं उन सब की मीटिंग हो रही थी और ये बात कर रहे थे कि इस्लामोफोबिया के मुद्दे को किस तरह से यूनाइटेड नेशंस में उठाया जाए, और इसमें इंडिया को पाकिस्तान ने टारगेट किया था। ओके, पाकिस्तान ने इंडिया को टारगेट किया हुआ था। देखिए, ये क्वेश्चन यूपीएससी को लेकर, यूपीएससी एग्जामिनेशन को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या है ये इस्लामोफोबिया, पहले वो जान लें। देखिए, इस्लामोफोबिया का मतलब है मुस्लिमों या इस्लाम के प्रति बहुत ज़्यादा डर होना, घृणा पैदा हो जाना, जिससे लोग जो हैं वो हेट स्पीच करें, क्राइम हो, सोशल और पॉलिटिकल भेदभाव होना, तो ये सब इस्लामोफोबिया कहलाता है। और इंडिया को देखें तो हाल ही में कई सारे देशों ने आरोप लगाया था कि इंडिया में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, मुस्लिमों के प्रति नफरत बढ़ रही है। जैसे उदाहरण के तौर पर बताऊं कि IOC का जो इंडिपेंडेंट परमानेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसने ये कहा था और गवर्नमेंट से अपील की थी। अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कई बार आरोप लगा चुके हैं और यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में भी मुद्दा उठा चुके हैं, ये भी हुआ है। मलेशिया भी कई बार बोल चुका है सार्वजनिक रूप से। इसके अलावा जो यूनाइटेड स्टेट्स का यानी अमेरिका का जो CIRF है उसने निगरानी सूची में भी डाल दिया है, जो धार्मिक निगरानी सूची होती है अमेरिका की, तो उसने उसमें भी डाल दिया, एक तरह से निगरानी कर रहा है कि भारत में धार्मिक रूप से क्या हो रहा है। तो इस वजह से काफ़ी चर्चा में था और इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा था और कोशिश ये थी कि इस पूरे मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस में किस तरह से पुरजोर ढंग से मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो OIC के थ्रू वो मुद्दा उठाएं। तो क्या हुआ था, थोड़ा और भी शॉर्ट में बता देता हूँ मैं। 22 मई को मीटिंग हुई OIC की और उस मीटिंग में UN में जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं उन्होंने टारगेट किया इंडिया को और कहा कि इंडिया पर सैंक्शन लगाना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए और इसकी डिमांड यूनाइटेड नेशंस से की जाए। तो उन्होंने OIC में, जो कि 57 देशों का एक समूह है मुस्लिम कंट्रीज़ का, उसमें कोशिश की थी कि एक माहौल बने और इतने सारे देश जो हैं जाकर यूनाइटेड नेशंस से कहें कि भारत पर प्रतिबंध लगाओ इस्लामोफोबिया की वजह से। लेकिन क्या हुआ, मालदीव ने जो है इसका जवाब दे दिया और कहा कि हम नहीं चाहते कि इंडिया को सिंगल आउट करना ठीक है, क्योंकि इस्लामोफोबिया जो है पूरे दुनिया का मुद्दा है, कई सारे देशों का मुद्दा है और ख़ास तौर पर इसमें इंडिया को टारगेट नहीं किया जा सकता है। मालदीव ने कहा कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ पर 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं
मालदीव ने यह भी कहा कि भारत ने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, अफगानिस्तान, फ़लस्तीन सहित कई सारे मुस्लिम देशों से मजबूत संबंध विकसित किए हैं और कई सारे देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान से भी उसको नवाजा है। ओके, तो मालदीव का कहना यही था कि पाकिस्तान समेत जो दक्षिण एशियाई के सभी देश हैं उन सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है इस्लामोफोबिया पर, और पाकिस्तान को थोड़ा उदार रवैया अपनाना चाहिए कि इस तरह से किसी एक देश पर जो है सैंक्शन लगाने की डिमांड नहीं करनी चाहिए। एक तरह से ये संदेश था। ओके, तो ये पूरा मुद्दा है और पूरा जो मुद्दा था इस्लामोफोबिया को लेकर पाकिस्तान की तरफ से वो एक तरह से पलट गया, मालदीव ने उसको पलट दिया। और आपको बता दूं कि 2018 में मालदीव में सत्ता परिवर्तन आया था और उसके बाद से भारत और मालदीव के बीच में जो है संबंध में मधुरता आई है। तो मालदीव कहाँ पर है ये देख लेते हैं। वर्ल्ड मैप में मेरे बगल में आप देख रहे हो कि इंडिया के पास में ये हिंद महासागर में द्वीपों का, बहुत सारे द्वीपों का एक समूह है मालदीव। ओके, मालदीव का ऑफिशियल रिलीजन जो है वो इस्लाम है और ख़ास बात यह है कि अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो वहाँ पर नागरिकता हासिल नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ल्ड बैंक ने किसे दक्षिण एशिया यानी साउथ एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी है? एक बड़ा जिम्मा सौंपा है। ओके, इंडियन है ये। आंसर होगा आभास झा। ओके, अभी इस वक्त तक क्या है वो, तो अभी वर्ल्ड बैंक में अर्बन एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के प्रैक्टिस मैनेजर के पद पर वो तैनात हैं और अब नई जिम्मेदारी के तहत उनके अधिकार क्षेत्र में इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और मालदीव वो भी शामिल हो गए हैं। ओके, तो वो सब इन सब जगहों पर वो काम करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी कामगारों को रोजगार देने के लिए कौन सा आयोग बनाने की घोषणा की है? आंसर होगा प्रवासी आयोग यानी माइग्रेशन कमीशन। ओके, ये आयोग जो है, यह कमीशन उनके लिए काम करेगा जो बाहर से लौटे हैं यूपी में और उनको अभी काम की ज़रूरत है। तो किस तरीके से यूपी में ही उनको काम मिल जाए और बाहर जाने की ज़रूरत ना हो, ऐसा सरकार का कहना है कि ऐसा काम ये कमीशन करेगा। ओके, मजदूरों की स्किल मैपिंग की जाएगी, उनका डेटा इकट्ठा किया जाएगा, क्या काम करते हैं, किस तरह की उनकी योग्यता है और क्या काम दिया जा सकता है। आपको बता दूं कि अभी तक 23 लाख जो प्रवासी मजदूर हैं वो यूपी में वापस लौट चुके हैं और संख्या बहुत ज़्यादा है, करीब 1 करोड़ के आसपास, तो और भी लोग आने वाले हैं। तो एक बड़ी जो है समस्या होने वाली है क्योंकि ये सब लोग जब वापस यहाँ आएंगे, आ गए हैं, तो वो एक तरह से बेरोजगार हैं, उनको इस वक्त काम की ज़रूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जामिनेशन के तो है ही, साथ में आपकी जानकारी के लिए भी ज़रूरी है। ओके, और दोस्तों पसंद आ रहा हो लाइक बटन जरूर दबाना। क्वेश्चन होगा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी के रिसर्च के अनुसार पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड किस जगह पर कमज़ोर हो गया है? इसका आंसर होगा अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच में। ओके, आप मेरे बगल में फ़ोटो भी देख रहे हो कि ये जो ब्लू कलर का जो हिस्सा है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कमज़ोर पड़ रहा है। देखिए, कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया था कि मैग्नेटिक जो साउथ पोल है और नॉर्थ पोल है वो खिसक रहा है। जियोग्राफिकली पोल नहीं खिसक रहा है, केवल मैग्नेटिकली पोल खिसक रहा है। ओके, लेकिन अब जो है यूरोपीय स्पेस एजेंसी के साइंटिस्ट ने चौंकाने वाला ये खुलासा किया है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कमज़ोर होगा। ये न्यूज़ जो है वो इंडिया में हिंदुस्तान टाइम्स सहित कई सारे न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है इंपॉर्टेंट ढंग से। यूके का ये न्यूज़पेपर है इंडिपेंडेंट, उसने भी पब्लिश किया है। और मेरे बगल में आप देख रहे हो यूरोपियन स्पेस एजेंसी की जो ऑफिशियल साइट है उस पर जो उसने जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। ओके, तो देखिए मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, पृथ्वी पर जीवन के लिए ये चुंबकीय जो क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये बहुत ही ज़रूरी है। ओके, और इसी की वजह से जो पृथ्वी है अर्थ, वो अंतरिक्ष से आने वाला जो रेडिएशन है और सूर्य से जो निकलने वाला चार्ज पार्टिकल से आवर्षित कण है, उससे जो है हम लोग बच जाते हैं इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और अभी जो कमज़ोर हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से
कई सारे सैटेलाइट्स और जो अंतरिक्ष यान है उन पर थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है उनको। साइंटिस्ट का ये अनुमान है कि पृथ्वी जो है वो ध्रुवों में बदलाव के दौर से गुजर रही है। ओके, और वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि ध्रुवों में बदलाव जो है वो अचानक से नहीं हो जाता है, ये धीरे धीरे होता रहता है और ये बदलाव हर 2.5 लाख साल में होता है। तो ये धीरे धीरे बदल रहा है। तो अब तक ये जानकारी नहीं थी कि किस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कम हुआ है या किस जगह ज़्यादा हुआ है। अब ये पता चला है कि एक जगह पर, इस जगह पर ये कम हुआ है। ओके, देखिए यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने 2013 में, ईयर 2013 में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों का रिसर्च करने का काम उसने शुरू किया था उस समय से, और 3 सैटेलाइट लगाए हुए हैं जो हाई क्वालिटी के हैं और आंकड़े इकट्ठा करते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ओके, तो ये कहाँ पर कमज़ोर हो रहा है? जैसे मैंने क्वेश्चन के आंसर में बताया कि खास तौर पर अफ्रीका से दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रों में धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, बहुत धीरे धीरे। सबसे पहले समझना होगा कि कैसे ये बनता है, चुंबकीय क्षेत्र जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे बनता है। देखिए, यूरोपीय स्पेस एजेंसी के मुताबिक ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पृथ्वी के सतह के नीचे जो आउटर कोर है उसमें जो हॉट लिक्विड आयरन जो वो बह रही है, एक परत है लोहे की, वो लिक्विड रूप में, वो फॉर्म में वो बह रही है। ओके, और ये हमारी जो पृथ्वी की सतह है उससे 3000 किलोमीटर नीचे है, मतलब हम जहाँ खड़े हैं उससे 3000 किलोमीटर नीचे है, जो कि वो आयरन पिघल के और वो घूम रहा है। तो उसी बदलाव के एक तरीके की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ी सी वो कमी आई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे विशालकाय पेड़ द ग्रेट बनियन ट्री, जो बरगद का पेड़ है, किस जिले में है जिसे सुपर साइक्लोन अम्फान से बहुत नुकसान पहुंचा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन में स्थित है। ओके, 250 साल से ज़्यादा पुराना है ये पेड़। 1787 में इस पेड़ को स्थापित किया गया था। इस पेड़ की जो जड़ें और शाखाएं हैं उससे एक पूरा जंगल ही बस गया, एक तरह से कहें तो। और इसको देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि सिर्फ ये एक ही पेड़ है। 14,500 वर्ग मीटर में ये पेड़ फैला हुआ है और 24 मीटर ऊंचा है। 3000 से ज़्यादा इसकी जटाएं हैं और जो अब जड़ों में तब्दील हो चुकी हैं। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस पेड़ को विशालकाय पेड़ का खिताब भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि जनवरी 2 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर्स अवेलेबल है, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हो, ले सकते हो। 2019 का भी है, टोटल एमसीक्यू विद नोट्स है, आपके एग्जामिनेशन में काम आएगा। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। क्वेश्चन होगा, कॉमेडियन और बॉलीवुड एक्टर मोहित बघेल 23 मई 2020 को उनका निधन हो गया, तो किस शहर के रहने वाले थे? इसका आंसर होगा मथुरा। मथुरा के थे वो, और मात्र 26 साल के थे। अब 27वां साल उनका होने वाला था, कुछ दिन बाद ही बर्थडे आने वाला था, लेकिन उनकी जो है मौत हो गई है। कैंसर था उनको, कैंसर की वजह से मथुरा में ही अपने घर पे उन्होंने दम तोड़ा। उनकी आखिरी फिल्म थी सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा के साथ जबड़िया जोड़ी थी। फिल्म का नाम था जबड़िया जोड़ी, तो उसमें उन्होंने काम किया था लास्ट बार। सलमान खान के साथ कुछ फिल्मों में काम किया था उन्होंने। एक सुपरहिट फिल्म थी रेडी, उसमें वो छोटे चौधरी की भूमिका में थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चीन की ओर से लाए जा रहे किस नए विधेयक के खिलाफ हांगकांग में विरोध प्रदर्शन काफ़ी बढ़ गए हैं? इंपॉर्टेंट बात है, आपको अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकारी अच्छी तरह से होनी चाहिए। तो चाइना की तरफ से हांगकांग में क्या हो रहा है इसके भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक। एक खास तौर पर विधेयक लाया जा रहा है। देखिए, दरअसल चीन जो है लोकतंत्र समर्थक जो आंदोलनकारी है उससे निपटने के लिए ये राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की स्थापना करना चाहता है, और उसी के तहत ये विधेयक वहाँ पर लाया जा रहा है। तो इससे होगा कि हांगकांग पर उसका काफ़ी नियंत्रण हो जाएगा। हालांकि इस कानून के खिलाफ अमेरिका ने सबसे पहले आपत्ति जताई, उसका ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, उन सब ने संयुक्त बयान जारी करके कहा है कि ये सब चीन न करे। देखिए, दरअसल क्या हुआ कि हांगकांग जो है वो ब्रिटिश उपनिवेश था 150 साल तक, और 1997 में 1997 में ब्रिटेन ने हांगकांग को चीन को सौंप दिया, क्योंकि उसने 150 साल पहले चीन से ही वो हिस्सा लिया था। तो इसके तहत ये तय हुआ था कि
चीन जो है एक राष्ट्र दो व्यवस्था के तहत ये काम करेगा। ओके, मतलब चीन के अधीन ही हांगकांग होगा, लेकिन शासन प्रणाली जो होगी वो अलग होगी। लेकिन चीन जो है बहुत दिनों तक उस पर कायम नहीं रहा और पिछले साल जून से वहाँ पर काफ़ी प्रदर्शन चल रहे हैं चीन के विरोध में। तो अब ये देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क शहर और कोणार्क सूर्य मंदिर को पूरी तरह से सौरकृत यानी सोलराइज का काम किस मंत्रालय की तरफ से शुरू हुआ है? आंसर होगा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, उसकी तरफ से ये शुरू हुआ है। ओके, न्यू एंड न्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री की ओर से। इस योजना में 10 मेगावाट ग्रिड कनेक्ट सौर परियोजना स्थापित की जाएगी। ओके, कोणार्क सूर्य मंदिर आप जानते ही होंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव प्रथम ने इसको बनवाया था। मंदिर को रथ के आकार में डिज़ाइन किया गया है और इसे 1984 में यूनेस्को की ओर से विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया था। कब? 1984 में यूनेस्को की ओर से। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड देने के लिए किस नाम की घोषणा की गई है? आंसर है जिनेथ बेडोया लिमा। ओके, कोलंबिया की प्रसिद्ध खोजी पत्रकार हैं। इनको 2020 का ये अवार्ड देने की घोषणा की गई है। ओके, तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा जरूर बताना और इसका PDF मेरे बगल में अवेलेबल हो गया है। लिंक क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए या आप इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना। कल मॉर्निंग को मिलेंगे।